एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो थ्योरेटिकल स्टडी कॉलेजेस में होती है या जो एक कोर्स चल रहा है, इसके अतिरिक्त बच्चों के अंदर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी को पैदा करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि इन एडिशन टू जो चीज़ बच्चे कर रहे हैं, उसके सिवाय उसको कुछ चीज़ें अलग करनी चाहिए। जैसे कि उसको बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। अच्छा। अपने इंटरेस्ट की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई साइंस का आदमी है तो वो साइंस की पढ़े, जो भी उसको इंटरेस्ट है। तो उससे उसका फायदा कैसे होगा? मैं साइंस का हूँ, मैं एटलीस्ट ही और शी विल गेट टू नो कि बाकी डोमेन में क्या चीज़ें हो रही है। जैसे मैं फिजिक्स का हूँ, मैं बहुत सारी फिलोसफिकल बुक्स पढ़ता हूँ। मुझे साइकिलिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि एटलीस्ट देयर इज अ टाइम इन वंस लाइफ, और ये हर किसी की लाइफ में आता है, जब जो है पीयर प्रेशर बन जाता है। वो एन नंबर ऑफ उसकी वजह से। अच्छा, जो स्टूडेंट लाइफ में प्रेशर आता जी। है। ओके ओके। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ एडिशनल चीजें होंगी, अच्छा। तो वो जो है उसको मॉडिफाई कर देता है, स्पेसिफाई कर देती है चीजें। आप 6 घंटे कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, 1 घंटे की बात कोई ऑथेंटिक नहीं है। हाँ। मतलब वो दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन नहीं है। हाँ। तो अगर आप कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे आपको किसी का बिहेवियर समझ आ जाएगा। हाँ। आपको पता है कि दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। देखिए, बुक्स जो है एक बहुत अच्छा मीडियम है। अच्छा। कोई लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने आप को मिला नहीं पाते हैं दूसरों के साथ। हाँ। उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो कहीं पे भी उनको ऐसे कुछ डाउन फील होने लगे, तो वैसी जगह पे जो है ये चीज़ें बहुत काम करती है, और आपके जो नर्व्स जो है दिमाग के, वो खुल जाते हैं। आपको देखिए, बुक्स में क्या है, मैंने कोई बुक लिखी है, मान लो मैंने नहीं लिखी है, बट मान लो कि मैंने लिखी है। उसमें देखिए मेरी सोच है, मेरे थॉट्स है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या सोचता हूँ। इंटरप्रिटेशन है आपकी। जी। अब आप उस बुक को अगर पढ़ेंगे, तो बेसिकली आपको कुछ मिलेगा कि यार नहीं, यहाँ पे ये ठीक बोल रहा है। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो आप पसंद ना करें। हाँ, तो आप क्या करिए, ऐसी बहुत सारी लिटरेचर को आप पढ़िए, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लीजिए, और जो आपको लगता है कि नहीं, मतलब दिस इज गोइंग अगेंस्ट माई फिलोसफी एंड माई थॉट्स, आप उसको वहीं पर रोक दीजिए। तो ये मुझे लगता है कि एडिशनली जो है ये सब चीज़ें करनी चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। सुमन सर, आप क्या सेशन करेंगे कुछ? और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी रवि सर की बात से काफ़ी सहमत हूँ कि थ्योरेटिकल अप्रोच को कम करके प्रैक्टिकली ज़्यादा हमें सीखने को देना चाहिए। प्रैक्टिकली इन द सेंस, जैसे कि थोड़ा घूमने के लिए हमें कुछ ऐसे टूर्स ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जो थोड़े बहुत मतलब स्टडी ओरिएंटेड हों, है ना। और जैसे कि जियोलॉजी में फील्ड वर्क होते हैं, फिजिक्स में कुछ ऐसी अच्छी अच्छी लैब दिखा सकते हैं, अच्छे जियोलॉजी में, पेलेडोलॉजी में या बायोलॉजी में हम म्यूजियम में दिखा सकते हैं, ताकि बेसिकली उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो जो होराइजन है, वो ब्रॉडन हो जाए। उसके अलावा सर, हमें बच्चों को उनको खुद को डिस्कवर करने को कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स का हमें कुछ डिवाइस करना पड़ेगा। जैसे कि हम हर साल कॉलेजेस में एक मैगजीन पब्लिश होती है। हाँ, होती है। तो हम जबरदस्ती बच्चों से मांगते हैं कि दे दो जी, लिखो। तो बच्चे गूगल पे कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल लिया देते हैं। ये बहुत आउटडेटेड अप्रोच हो गई है। मैक्सिमम चीजें इसी तरह से चल रही हैं। क्या बात है। बहुत आउटडेटेड तरीके से बहुत ज़्यादा चीजें चल रही हैं। उसके अलावा अगर हम बच्चों को बोलें कि कोई नई ऐप बनानी सीखो, कि कोई 4 स्टेप्स भी सीखोगे ऐप बनाने में। 4 स्टेप्स क्या होते हैं, वेबसाइट किस तरह से बनती है, जो चीज़ें जो कलेक्टिवली चीज़ें बच्चे सीख पाएँ। सिर्फ एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, है ना। सिर्फ जैसे कि फॉर एग्जांपल आप भी बच्चों को बोलते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाओ, है ना। कोई भी एक टॉपिक पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाओ, क्योंकि आने वाला टाइम आईटी का ही है ना। और आने वाले टाइम में जो सॉफ्टवेयर है, उनके साथ हमें अडेप्ट करना ही पड़ेगा खुद को। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम कुछ क्रिएटिव, कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट करें। कर सकते हैं। अच्छा, कोई बुक में बताओ, जैसे बुक कैसे आपको मोटिवेट कर सकती है? आप तो बहुत बुक्स खरीदते हैं, मैं शुरू से देखता हूँ आपको। बुक्स सर बच्चों को क्या इम्पैक्ट डालती है? जैसे उदाहरण दो आप। बहुत ज़्यादा सर, बुक हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा, होराइजन को बहुत ब्रॉडन करती है, बहुत ज़्यादा दिमाग को खोलती है। कई बार इतना ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम से हम एक तरह से सोचते आए हैं उस टॉपिक को। अच्छा। जब उस ऑथर के साथ हमारा कॉन्टैक्ट बनता है, तो इस तरह से दिमाग खुल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि इस तरह से भी सोचा जा सकता है चीज़ों को। एक नई अप्रोच भी हो सकती है चीज़ों को सोचने की। जैसे एक आपने वो हरारी की बुक आपने काफ़ी रेफर की थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? कोई 4 टेक अवे जो आपने हरारी से लिए? काफ़ी कुछ उसमें तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर। सेपियंस
जो बुक है उसने जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है ह्यूमन काइंड की, कहाँ से वो स्टार्टिंग हुई, किस तरह से जो रेवोल्यूशंस आई, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अभी प्रेजेंटली जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, उसमें काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला कि आज तक जितनी भी रेवोल्यूशन हुई थी वो बॉडी पे इम्पैक्ट कर रही थी। वो इंसान के शरीर तक अप्रोच कर रही थी। जो अभी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो है वो इंसान के ब्रेन में इम्पैक्ट कर रही है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है वो किसी भी तरह से वो जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन को रियलिटी से ज़्यादा ओवर पावर कर सकता है, मानता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके अलावा मुझे ये भी सीखने को मिला कि जो पास्ट में जितनी भी रेवोल्यूशंस आई उससे इंसान का जो दायरा है वो कम हुआ। अच्छा, है ना। उसकी जो जैसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में जो ह्यूमंस की जो डिपेंडेंसी है वो कुछ ग्रेन्स पे ज़्यादा बढ़ गई। हाँ। है ना। इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आए, बट उन चेंजेस को फिर भी जो ह्यूमंस हैं वो हैंडल कर गया। अच्छा, उनको जो सोसाइटी में आने को टाइम लगा। कुछ सेंचुरीज लगी, कुछ साल लगे, बिल्कुल, कुछ डेकेड्स लगे, बिल्कुल। बट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा, मतलब इस बुक ने इन होल आपकी मेंटलिटी को वाइडन किया ना, बहुत ज़्यादा, काफ़ी वाइडन किया, मतलब एक आपको एक नया एंगल दिया। जी बिल्कुल। अच्छा रवि सर, आपसे मेरा एक प्रश्न, आप क्या मैं ये बात है यूनिवर्सिटी की, मैं तब काफ़ी पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी वाली, एक महापुरुष आए थे हमारे HPU में, उनका व्याख्यान था विज्ञान के ऊपर। उन्होंने एक बात बोली, आप इसे सहमत है कि नहीं? उनकी थीसिस ये थी कि आज़ादी के बाद हमने ये गलती कर दी कि कॉलेज से साइंसेज में रिसर्च दूर कर दी। जो लैब्स बनाई ना हमने, CSR लैब्स टाइप, तो वहाँ पर तो रिसर्च अच्छी हो रही है, पर जो जहाँ से फ्रेश यूथ मिलना था उनको कॉलेजों में जो लेवल ऑफ रिसर्च है वो सफ़र कर गई। तो मतलब लैबों के लिए फ्रेश यूथ की जो सप्लाई की वीकनेस होगी, उनका ये मानना था कॉलेज के लेवल पे मतलब रिसर्च को प्रमोट किया जाना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक लैब्स में ले जाना चाहिए इसको, क्योंकि सप्लाई खत्म हो जाएगी आपकी, नए बच्चे कैसे ट्रेंड करेंगे आप कैसा देखते हैं इसको? ये बड़ी पुरानी बात है, आज से कोई 15 साल पहले आए थे वो विद्वान वर्ष। देखिए सर, 15 साल पहले का सिनेरियो क्या रहा है उससे तो मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अगर हर व्यक्ति जो है वो दो वे में सोचता है, एक वो लोकली सोचता है, एक वो ग्लोबली सोच रहा है। अगर आप लोकली किसी चीज को सोचेंगे, देखिए उसमें तो फिर दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि आपको सोचना ग्लोबली चाहिए, एक्ट आपको लोकली करना चाहिए। ठीक है। अगर आप ग्लोबली सोचेंगे, आपको पता होगा कि जैसे किस लैब में क्या हो रहा है, कहाँ पे साइंटिस्ट क्या काम कर रहा है, और एक्शन जो हमारा है वो लोकली होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं जिस टेरेन में, मैं जिस एरिया में, मैं जिस जियोलॉजिकल कंडीशंस में, ज्योग्राफिकल टोपोलॉजिकल उसमें रहता हूँ, मेरा जो एक्शन है वो उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। तो अब कॉलेजेस से रिसर्च दूर कर दी गई, इसका मेरे पास कोई एविडेंस तो खैर नहीं है। नहीं, यहाँ जैसे आप इस कुल्लू जिला के मेन कॉलेज में बैठे हैं ना, होता क्या है कि जैसे अब यहाँ की कंडीशनिंग क्या रही होगी, यहाँ पे क्या वो फिजिबिलिटी थी नहीं थी, वो हमें नहीं पता था। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज के जो कॉलेजेस है, वहाँ पे कॉलेजेस में रिसर्च होती है। बच्चे जो है, कुछ कॉलेजेस का नाम बताएंगे आप? जैसे देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस में अंडरग्रेड में बच्चे रिसर्च करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे भी बैचलर कोर्सेज चले वहाँ पे बच्चे रिसर्च करते हैं। अच्छा। इवन मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हुए हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो सुपरवाइज करते हैं बच्चों को, वो अपने बैचलर डिग्री में रिसर्च पेपर निकालते हैं। थोड़े समय लेंगे आपका। अब इसमें ये नहीं है कि जैसे मतलब वो रिसर्च पेपर निकालें। पॉइंट ये है कि एटलीस्ट उनको ये पता लग रहा है कि आगे का जो पाथवे है वो कैसा है। तो इसमें सर जैसे इस बार हमारे कॉलेज में MA है ना, पॉल साइंस की, नए सिलेबस में हमारे 2 बच्चे थीसिस तैयार कर रहे हैं इधर MA में, मतलब बच्चे, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इसके लिए इस बार एक हिसाब से फिर यहाँ MSc का होना भी जरूरी है ना, फिर तो रिसर्च स्टूडेंट हो तभी MSc से ही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अंडर ग्रेजुएट से। अगर MSc भी तो एक तरह से मेंटरिंग दी है। MSc तो सर सेकेंडरी चीज है। देखिए रिसर्च का तो जैसे रिसर्च सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च है क्या। रिसर्च का मतलब रिसर्च जो है किसी भी चीज को नए तरीके से सोचना, कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस देना, वो ये है। वो तो देखिए हम बहुत छोटी जगह पे भी ये कर सकते हैं। मैंने देखा जैसे मतलब मैं ट्रैकिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, आई एम इनटू बी कीपिंग एंड ऑल। तो मैंने देखा है जैसे मतलब गाँव के जो बुजुर्ग है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे सॉल्यूशन निकाले हैं उन चीजों के लिए, दैट इज एक्चुअली रिसर्च। बिल्कुल, उन्होंने अपने 15 साल 20 साल से कोई प्रॉब्लम फेस करी है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे हर साल ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने उस पैटर्न को देखते हुए कुछ अपना वे आउट निकाला, सोल्यूशन, और जो सॉल्यूशन उन्होंने निकाला वही तो रिसर्च है, और वो सस्टेनेबल है।
और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब इसका मतलब बहुत बड़ी लैबों की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत बड़ी लेवल की जरूरत चिंतन नहीं है। सही होना चाहिए हाँ, आपका। इसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहूंगा हाँ। कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी लेवल की जरूरत नहीं है। नहीं है, देखिए पर एक बेसिक जो- लेवल पे हो रहा है। एक जो रॉ जो चीज होती है वो ठीक है, हाँ। जिसको करना है वो कहीं से भी करेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज होगी, हाँ। वो जो एनवायरनमेंट का जो पुश मिलेगा ना, एक ज्यादा जिसको होगा। बोलते हैं कि कल्चरल सेटअप होता है। लाइब्रेरी में बच्चे क्यों जाते हैं? हाँ। क्या घर पे नहीं पढ़ सकते हो? क्या घर बात पे हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में देखो ये होता है कि वहाँ का कल्चर वैसा है कि सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यार नहीं आज नहीं पढ़ना है, लेकिन लाइब्रेरी गए हैं, फिर लगता है यार नहीं मतलब आए हैं यहाँ पे, देखो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो अगर लैब्स का एक्सेस हमारे पास नहीं है, तो जो कल्चरल जो बूस्ट हमें मिलता है, एक एनवायरनमेंट का जो हमें बूस्ट जो मिलता है, वो हमें नहीं मिल पाता। बहुत बढ़िया सर, इन द एब्सेंस ऑफ लैब्स एंड ऑल। बहुत अच्छा। बाकी देखिए यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस तो चीजें रहती है, होनी भी चाहिए। लैब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अपने अपने थॉट सबके हैं, चलते हैं। मुझे ये लगता है कि लैब्स अगर हो तो एडिशनल एडवांटेज होगी। तो ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को काफी कुछ पता लगेगा कि रिसर्च किस तरह से करेंगे, किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। और एमएससी भी है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिन सब्जेक्ट में स्टाफ की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है, तो उसमें एक बेसिक लेवल तक अगर है तब भी उसमें एमएससी स्टार्ट करने का सोचा जा सकता है। बच्चों को नॉलेज होगी। बहुत अच्छा आइडिया होगा। अच्छा, तो मैं आप दोनों से ना एक थोड़ा लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा कि जिससे युवा शक्ति को थोड़ी प्रेरणा मिले। शुभम सर, जैसे आपसे अपनी मित्रता हुई, आपको भी हम जानते हैं काफ़ी समय से, आपके घर का भी हमने विजिट किया, तो मुझे जहाँ तक आइडिया आपके घर में एक चीज़, आपके अपने परिवार में इमीडिएट में कोई पढ़ाई का बड़ा ट्रेडिशन तो नहीं लगा मुझे। तो आप किस तरह से इस फील्ड में निकले, कैसे मोटिवेशन मिला आपको और कैसे यहाँ तक पहुँचे? थोड़ा सा ब्रीफ में, मतलब क्या कैसे पुश मिला आपको ये? सर ऐसा है कि क्योंकि ग्रामीण प्रवेश से है ना, अभी मैंने लगाया आइडिया। हाँ जी। तो 10th तक तो मैं बिल्कुल ऐसे एवरेज स्टूडेंट था। और पढ़े किस स्कूल में आप? मतलब वैसे तो मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा। अच्छा, अपने वहीं घर के पास है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, प्राइवेट स्कूल था। हाँ जी, 10th तक मैं वहाँ पे पढ़ा। ठीक है। तो मेरे एक्चुअल में मामा जी चंडीगढ़ में रहते थे। अच्छा जी। है ना, तो वो काफ़ी मतलब एजुकेशन फील्ड में थे, तो काफ़ी हमारे परिवार में उन्हीं को मानते थे कि आदर्श भाई, हाँ पढ़ो बेटा। तो कोई भी ऐसा आपको कोई गाइड मिल जाए, हाँ कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा था कि 10th में अगर इसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि 70% आ जाएंगे तो इसको चंडीगढ़ भेज देना, फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ करेगा ये। तो फिर मदर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो 10th में मेरी यही कोशिश थी क्योंकि मेरे मतलब दादी के साथ बहुत अटैचमेंट थी, इमोशनल अटैचमेंट, और परिवार में ऐसा कुछ था नहीं हमारे पढ़ाई को बहुत ज़्यादा माहौल में, समझ गया, नहीं था कोई गाँव का माहौल, सभी था कि सभी को था कि ठीक है कर लेंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो फिर 10th में बाई चांस ही मतलब मैं चाह रहा था कि 70% से थोड़े कम ही है। तो पेपर अच्छा तो उसमें कम ही जाते थे आप? यही मेरी इच्छा यही थी कि मैं ना जाऊं घर पे। अच्छा, घर में रहो यार। तो फिर उसमें मेरे 85.2% आ गए। ये भगवान, ठीक है, मैं खुद हैरान रह गया कि इतने मार्क्स कैसे आ गए। तो बस फिर उसके मैंने मतलब इतनी सी तैयारी की थी कि 70 के आसपास ही हो गए, है ना। मतलब ऐसे नहीं, मैंने ये सोची तैयारी नहीं की थी कि मेरे 70 से ऊपर जाएंगे, है ना, कि 70 से कम ही रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि 9th में 8th में मेरा रिकॉर्ड ऐसा ही था, बिलो 70 ही था। तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर कहते हैं अब तो भेजना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बेटे, है ना। फिर पेरेंट्स को भी लगा चलो बड़ा है, छोटा घर में रहेगा, बड़ा पढ़ाई कर लेगा। तो बस फिर उसके बाद चंडीगढ़ में सर काफ़ी 2 साल तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में मुझे पता ही नहीं था, वो लोग बहुत ज़्यादा शार्प थे। तो +1 में +2 में काफ़ी रैगिंग वगैरह झेली, काफ़ी कुछ झेला मैंने पीजीज में। तो उसके बाद धीरे धीरे तो आदत पड़ गई। फिर वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा मैंने। वहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 37 में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े आप? अच्छा, चंडीगढ़ के मॉडल स्कूल काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर वहाँ पे 37 मॉडल स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे एक पुश मिला सर कुछ करने का जीवन। जी सर, फिर वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडिविजुअल कोचिंग अकेडमी ज्वाइन की, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा मैंने। जो वहाँ पे तो ऑब्वियसली वहाँ पे एनवायरनमेंट एक्सपोजर ज़्यादा, जिसे सर भी बात कर रहे थे एनवायरनमेंट की। वाह यार सर, आप बोलिए, आपका भी पृष्ठभूमि बिल्कुल ग्रामीण है, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे इस जगह पहुँचे आप, क्या था? देखिए मुझे लगता है कि जैसे विलेजेस से जो लोग हैं, हाँ, वो ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलते नहीं। हाँ। हमारा रैंडम चलता है। तो ठीक है, मतलब 5वीं कर ली, अच्छा, पता था उसके बाद 6ठी करनी है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कर ली, इस तरह से जो है आगे चलते गए। तो पढ़े कहाँ से, 10th कहाँ से किया? देखिए 10th मैं पहले जो मेरे 3 साल है, वो मेरी गवर्नमेंट स्कूल ग्रामंग से हुई है, अलग वैली है, ठीक है। और 4थी और 5वीं मैंने उससे पीछे अपने ननिहाल में करी। ओ भगवान, वो भी लग वैली से है, प्रमोशन होती रही आपके? स्मालंग गांव है नाम। अच्छा। तो उसके बाद 6th to 10th में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगवाई में पढ़ा, नगवाई मंडी। और
11th की स्टोरियाँ बहुत लंबी है, ये कभी अच्छा फिर करेंगे, फुर्सत के लम्हों में डिस्कस करेंगे। फिर 11th 12th जो मैंने फाइनल किया वो मैंने स्नोर वैली से किया, बजौरा से। विदाउट लटकू की लटकू लगा? नहीं लटकू नहीं लगा कभी, लटकू नहीं लगा, बट वो स्टोरियाँ कुछ और थी। एक्चुअली देयर वाज अ ह्यूज ट्रांजिशन फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम इन 11th साइंस। तो इस पे भी मुझे लगता है कि हम चर्चा करेंगे किसी और दिन। मेरे पास एक इंग्लिश का जो है ये बहुत एकदम से होता है, वो वैसा ये था। तो चलो इसमें मैं एडिशन में ये करूँगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, देखिए बहुत सारे लोगों के थॉट्स ये आते हैं। मैं फिर भी जैसे मल्टीपल टाइम्स में ये कह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो है वो वेरी कर सकते हैं। होता क्या है कि इससे मतलब बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि इंग्लिश क्या है, ये ऐसी भाषा ही तो है, बात ही तो ये करनी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ठीक है, मतलब इट्स अ लैंग्वेज है, वे टू कम्युनिकेट है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलो या फिर जो है, हमें ये सीखनी चाहिए, पावर मिलती है इससे। जी एडवांटेज मिलती है। तो जितनी अर्ली स्टेज पे आप सीखोगे उतना आप इसको एक्सपर्टाइज करोगे, उतना आप कंफर्टेबल फील करोगे। ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा, बट मतलब इट विल गिव यू एन एडवांटेज। अगर आती हो तो क्या आती होगी तो ये एडवांटेज देगी आपको। तो वो उसके बाद हम कुल्लू कॉलेज आए। कुल्लू कॉलेज में ग्रेजुएशन करी। फिर मास्टर्स करने चले गए, मास्टर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करी। तो फौज का शौक था तो फौज के इंटरव्यूज देते रहे। तो इसी तरह से जो है जर्नी करते करते अभी यहाँ पे बैठे हैं। मेरे को सर एक नसीम तलेब है, काफी बड़ा इकोनॉमिस्ट। आपने कल बताया। तो उसका एक बात याद आ रही है मुझे, इनकी बात उसने एक नई टर्म कॉइन की है, एंटी फ्रेजाइल। उस पे बुक भी लिखी है, एंटी फ्रेजाइल। उसने कहा कि फ्रेजाइल के अगेंस्ट जो वर्ड है एक जो हमारी डिक्शनरी में, वो रोबस्ट है। लेकिन कहता है रोबस्ट नहीं, मैं मानता हूं रोबस्ट कुछ नहीं होता, इंसानों में ऑर्गेनाइजेशन में रोबस्ट कुछ नहीं होता। एंटी फ्रेजाइल वो लोग होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो जितना टफ टाइम देखती है उतना ही निखर के आती है। एंटी फ्रेजाइल हो गई वो। तो एंटी फ्रेजाइल ऐसी चीज है जो जितना उसको टफ सिचुएशन में डालेंगे उतनी ही और निकल के बाहर निकलेगी। क्या बात है, बाउंस बैक करके वो बाहर निकलेगी। तो वो काफी इंटरेस्टिंग मेरे को चीज लगी। तो जितने ज्यादा टफ सिचुएशंस में, जितने ज्यादा ऐसी चुनौतीपूर्ण विषम परिस्थितियों में जो लोग जाते हैं, वो उसके बाद अगर उसको सस्टेन करके उससे सीख के ऊपर बढ़ जाते हैं, टूटते नहीं है, बहुत ही ज्यादा वो मतलब एंटी फ्रेजाइल टाइप ऑफ निखर के आते हैं। मतलब देखिए सर, आप दोनों ने इतना समय दिया, अगर कोई बात और बोलनी हो संक्षेप में तो आप बोल सकते हैं। अभी तो बस इतना ही। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिस पे हम उठते रहेंगे समय समय ऐसे जो है बात करनी चाहिए। चलो देखिए सर, आप दोनों, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने नहीं बहुत एक्सपीरियंस के हिसाब से बोली है चीजें। बाकी जो भी हमें लगेगा कि इस चीज के बारे में हमें बात करनी चाहिए, हम वक्त पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो आप दोनों को लास्ट में बधाई दूंगा, क्योंकि एक कैमरे को लाइव फेस करना विदाउट कोई स्ट्रक्चर इंटरव्यू के अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। पर आप दोनों ने बड़ी बखूबी से इसका मतलब पेश आए। हाँ नहीं, ये तो आपकी योग्यता है। तो ठीक है सर, धन्यवाद आप दोनों का।